Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। भारतीय सेना ने एक्स पर बताया कि गुरेज इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सर्च अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों से सामना होने पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों के फोटो रिलीज किए हैं। सभी के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है। इनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान हैं। हसनैन रावलपिंडी, आदिल उमरकोट और उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। आतंकियों के अररिया जिले से बिहार में घुसने की आशंका जताई गई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों से खुफिया तंत्र एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। ये तीनों अगस्त के दूसरे हफ्ते ही काठमांडू पहुंच गए थे। वहां से पिछले सप्ताह ये बिहार में घुसे। इधर आतंकी अलर्ट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बदलाव किया गया है। सीतामढ़ी में वे जिस कैंप में रुके थे वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। यहां कई जगह पर स्वागत मंच बनाए गए थे, लेकिन राहुल वहां नहीं रुके। मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी का रोड शो भी था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। राहुल गांधी ओपन जीप की जगह बंद गाड़ी से मोतिहारी के ढाका पहुंचे। उन्होंने सीतामढ़ी के रीगा चौक पर जनसभा की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, ये आपके अधिकार की यात्रा है। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। राजस्थान में बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने 14 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया। करीब 1 साल से ये मामला अदालत में था। 13 अगस्त 2023 को कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की थी। इनका आरोप था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है, जिससे ईमानदार उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है। भर्ती रद्द करने की मांग करने वाले मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर हमने काफी आंदोलन किए थे। मैं कोर्ट के फैसले से काफी खुश हूं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो होनहार बच्चे थे उनके 2 साल खराब हो गए, उन्हें फिर से परीक्षा में बैठना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान रवाना हो गए। ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा है, जबकि जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी ये पहली शिखर बैठक होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, जिसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान शामिल है। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा करेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर पीएम की कई नेताओं से द्विपक्षीय बैठकों की भी संभावना है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्रंप टैरिफ का विरोध करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, वहीं मोदी सरकार भारत में अमेरिकी चीजों पर लगने वाले टैरिफ को हटाने जा रही है।
उन्होंने कपास का उदाहरण देते हुए अपनी बात बताई। केजरीवाल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में भारत को अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए था, लेकिन पीएम मोदी अमेरिकी सामान टैक्स फ्री कर रहे हैं। ये फैसला भारतीय किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। 19 अगस्त से 30 सितंबर यानी 40 दिन तक अमेरिका से आने वाले कपास पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे देश के बाजार में अमेरिकी कपास भारतीय कपास की तुलना में 15-20 रुपए प्रति किलो सस्ती हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर। अमेरिका ने अगर गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, हमें क्या करना चाहिए था? हमें कपास के ऊपर 11% से बढ़ा के 50% टैरिफ कर देना चाहिए था। यही किया दूसरे देशों ने। यूरोपियन यूनियन ने से जो कारें जाती थी अमेरिका ने उस पर 25% टैरिफ लगाया, तो यूरोपियन यूनियन ने 50% टैरिफ लगाया अमेरिका से आने वाली मोटरसाइकिल के ऊपर, कारों। इसकी वजह से ट्रंप को झुकना पड़ा। चाइना के ऊपर ट्रंप ने 10% से 145% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी 125% टैरिफ लगाया। डर के मारे ट्रंप को झुकना पड़ा। कनाडा के ऊपर 35% टैरिफ लगाया, तो कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगाया। एज अ रिजल्ट ट्रंप को झुकना पड़ा। मैक्सिको, कोलंबिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, चाइना, हर जगह जहां हम देख रहे हैं उनकी सरकारों ने खड़े होकर ट्रंप का जवाब दिया है, डट के जवाब दिया है, बहादुरी से जवाब दिया है। और ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। ट्रंप को, जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ, उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, पूरी तरह से झुके हुए हैं। आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ से ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, वो सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है। बदले में हमारे मोदी जी ने जो माल अमेरिका से आता था उस पे टैरिफ खत्म कर दिया, तो अमेरिका का सारा माल अब हमारे बाजार में बिकेगा। हमारे किसान और हमारे उद्योगपति और हमारे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें बदले में जितना 50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। क्या हम कमजोर देश हैं? आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। असम में दर्ज मुकदमे का सामना कर रहे यूट्यूब पत्रकार अभिसार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से 4 हफ्ते का संरक्षण देते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में वे पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? क्या सिर्फ पत्रकार होने के नाते हम आपको राहत दें? अदालत ने यह भी कहा कि अगर अभी एफआईआर रद्द करने की याचिका पर विचार किया जाता है तो ये गलत परंपरा होगी। अभिसार शर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण नहीं मिला तो उनके खिलाफ और भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार के तौर पर अभिसार शर्मा ने सिर्फ जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाया है, लेकिन राज्य सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इस पर बेंच ने टिप्पणी की कि अगर एक मामले में राहत दी भी जाए तो दूसरी एफआईआर का क्या होगा? अदालत ने साफ किया कि इस तरह के मामलों में प्रक्रिया का पालन जरूरी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई शहर में एक 4 मंजिला अवैध इमारत का हिस्सा ढहने की घटना में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है। इस हादसे में मां बेटी समेत 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे के 30 घंटे बाद भी बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस घटनास्थल पर मौजूद हैं। पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में एक बार फिर 20 से ज्यादा कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चाणक्यपुरी के जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत करीब 20 कॉलेजों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई तो पुलिस ने टीमें आनन फानन में
बम और डॉग स्क्वाड के साथ कॉलेज भेजी। सर्च ऑपरेशन के दौरान कॉलेजों के अंदर कोई भी संदिग्ध चीज या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। धमकी भी फर्जी निकली है। पुलिस ने शक जताया है कि धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने वीपीएन का इस्तेमाल किया होगा। बता दें कि पिछले एक हफ्ते के दौरान 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। 20 अगस्त को भी दिल्ली के 50 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले थे। हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने की घोषणा कर दी गई है। योजना 25 सितंबर से लागू होगी। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये ऐलान किया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने कहा कि कैबिनेट ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने का निर्णय किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2025 को इस योजना का शुभारंभ होगा। हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि कीव में हुए रूसी हमले में 8 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक बच्चा भी है। वहीं गृह मंत्री इहोर क्लीमेंको ने टेलीग्राम पर कहा कि मरने वालों में 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि कीव के मेयर विताली क्लिट्स्को ने बताया कि बड़े पैमाने पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम 38 लोग घायल हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर कहा कि रूस ने बातचीत की मेज के बजाय बैलिस्टिक मिसाइलें चुनी हैं। उन्होंने रूस पर नए और सख्त प्रतिबंधों की बात दोहराई। ये मिसाइल हमला ऐसे समय हुआ जब रूसी ड्रोन हमलों से यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी घरों में बिजली चली गई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन 3 सितंबर को चीन के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। चीनी सरकार के मुताबिक इस कार्यक्रम में 26 विदेशी नेता हिस्सा लेंगे। ये परेड बीजिंग में होगी। इनमें तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भी शामिल हैं। चीन इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानी आक्रमण के खिलाफ अपने जवाबी हमले की वर्षगांठ के तौर पर मनाता है। हालांकि इस परेड को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद छिड़ गया है। जापान ने ग्लोबल लीडर्स से इसमें शामिल नहीं होने की अपील की थी। इसके बाद चीन ने जापान के खिलाफ आधिकारिक राजनयिक विरोध दर्ज कराया। ट्रंप सरकार ने एक नया नियम लाने का ऐलान किया है, जिसमें विदेशी छात्रों, पत्रकारों और कल्चरल टूरिस्ट्स के लिए वीजा की समय सीमा तय की जाएगी। अभी तक इन लोगों को जरूरत के हिसाब से अमेरिका में रहने की इजाजत थी। नए नियम के मुताबिक विदेशी छात्र और सांस्कृतिक मेहमानों को 4 साल तक का वीजा मिलेगा। विदेशी पत्रकारों को 240 दिन और चीनी पत्रकारों को 90 दिन का वीजा मिलेगा, लेकिन ये और समय के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2024 में अमेरिका में करीब 16 लाख विदेशी छात्र, 3,55,000 सांस्कृतिक मेहमान और 13,000 पत्रकार थे। सरकार का कहना है कि यह नियम वीजा का दुरुपयोग रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.
Let's Mike talks about every segment of life